गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन इस क्लासेस के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में बेसिक जो अंतर होता है, अर्थात जब अपन विश्वविद्यालय की जब एग्जाम देते हैं तो हर वर्ष परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो यूनिट है ये इस पेपर की एक महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसके अंदर अपने को परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति, सत्ता, वेदता जैसे महत्वपूर्ण अध्यायों को पढ़ने का अवसर मिलेगा और इनके माध्यम से अपन राजनीति विज्ञान की बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास भी करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर किस प्रकार का अध्ययन होता है, संस्थाओं के अध्ययन पे किस प्रकार से बल दिया जाता है, नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न की जाती है। अपन ने पिछली कक्षाओं में अपन ने प्रारंभ किया था परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण। मैं आज की इस क्लासेस के माध्यम से आपको पुनः परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का जो अंतर है, अपन जो अंतर इनका करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार का अंतर दोनों के बीच पाया जाता है, इनको आगे बढ़ने से पहले अपन पुनः इन दोनों दृष्टिकोण यानी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ था, मैंने पहले भी बताया था आपको, एक नजरिया होता है, अर्थात राजनीति विज्ञान में अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन होता है, उस चीज को किस प्रकार से देखा जाएगा। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो था, इस दृष्टिकोण का अध्ययन किस प्रकार का था और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किस प्रकार का था। तो अपन ने सबसे पहले यह देखा भी था कि परंपरागत दृष्टिकोण था, इसमें राजनीति विज्ञान के अंदर आदर्शवादी बातों पे या आदर्शवादी अध्ययन पे ज्यादा बल दिया गया था। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऐसा अध्ययन किया गया जिसका यथार्थ से कोई सरोकार नहीं था। अर्थात राजनीति विज्ञान को कल्पना की उड़ान भरते हुए इतनी ऊंचाइयों पे ले जाया गया कि राजनीति विज्ञान जो मूल इसका केंद्र था, अध्ययन का जो क्षेत्र था, उससे ये भटक गया था। अर्थात अपन ये कह भी सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर या वर्तमान दौर के परिप्रेक्ष्य के अंदर इसका अध्ययन जो था वो सार्थक नहीं हो पाया था। तो साथ में अपन ये भी देखते हैं कि परंपरागत जो दृष्टिकोण था इसका अपन उद्गम की भी अपन ने चर्चा की थी और उद्गम में अपन ने देखा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो समय है, अर्थात अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या जिस दृष्टिकोण का प्रचलन था उसे परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके बाद अपन ने आधुनिक दृष्टिकोण को देखा था। आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के आगे का जो अध्ययन किया गया वो अध्ययन जिस दृष्टिकोण का प्रचलन रहा है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। और इसमें जो सबसे बड़ा बल दिया गया था वो बल था प्रक्रियात्मक पक्ष पे, प्रक्रियात्मक पक्ष पे। यानी ये जो पक्ष है, प्रक्रियात्मक जो पक्ष है, किस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, अर्थात प्रोसेस जो है किसी भी कार्य को करने की वो किस प्रकार से संपन्न होगी, इस चीज का यहां जो थी परंपरागत दृष्टिकोण में इसकी उपेक्षा की गई थी। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में इस प्रक्रियात्मक पक्ष पर विशेष बल देता है। साथ में ये राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान भी मानता है। दूसरी इसमें मानवीय जो क्रियाएं हैं, संपूर्ण मानवीय क्रियाओं की भी बात करता है। इसके अलावा यह संपूर्ण राजव्यवस्था का अध्ययन भी करता है, संपूर्ण राजव्यवस्था, अर्थात औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन पर भी बल देता है। इसके बारे में मैंने बताया भी था। औपचारिक अध्ययन का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान जैसे राज्य सरकार बेसिकली इसी चीज का अध्ययन है, नीति निर्माण की प्रक्रिया है, इसी चीज का अध्ययन करता है। तो यहां जो ये राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, चाहे राज्य की अपन बात करें, सरकार की बात करें, संविधान की बात करें या अन्य किसी प्रकार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अन्य संस्थाएं किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस चीज पर बल जो था
वो बल आधुनिक दृष्टिकोण में दिया गया था, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में अपने अध्ययन का जो दायरा था वो केवल और केवल यहीं तक सीमित रखा गया था। तो अपन इसकी विशेषताएं इसी आधार पर निकाल सकते हैं। कोई विशेष समस्या हमारे सामने उत्पन्न नहीं होती है कि अपन इसकी विशेषताएं किस प्रकार से लिखेंगे। तो अपन जैसे परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि आदर्शवादी और कल्पनावादी अध्ययन पे बल, मूल्यों पे बल, संकीर्ण अध्ययन क्षेत्र था, इस चीज पे बल था। दूसरी ओर क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा थी। तो इस प्रकार की जो चीजें थी, सिद्धांत निर्माण जो था उसकी उपेक्षाएं थी। ये परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं बन जाती हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं की अपन जब चर्चा करते हैं तो आधुनिक दृष्टिकोण में अपन रख सकते हैं तथ्यों पे बल दिया गया था, अर्थात मूल्य मुक्त अध्ययन पे बल था, वैज्ञानिक पद्धतियों पे बल दिया गया था। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में था उसमें कानूनी पद्धतियां थी, ऐतिहासिक पद्धति थी, वर्णनात्मक पद्धति थी, संस्थागत पद्धति थी। तो इस प्रकार की पद्धतियों पे परंपरागत दृष्टिकोण में बल दिया गया था। यहां इसका अध्ययन जो है आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन व्यापक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, परंपरागत दृष्टिकोण है ये तथ्यों पर बल देता है साहब, तथ्यों पर बल, ये भी इसकी विशेषता है। दूसरा पर कह सकते हैं मूल्य मुक्त अध्ययन, तथ्य के साथ साथ अपन इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं मूल्य मुक्त अध्ययन, यानी अध्ययन को मूल्य से अलग रखा गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी अध्ययन करता जो है वो अध्ययन करता है तो उस अध्ययन के संदर्भ में उस व्यक्ति के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को उस अध्ययन के दृष्टिकोण से दूर रखा गया है। अर्थात मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण भी दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना का जब अध्ययन करता है और सामने वाले के साथ उसका अगर किसी प्रकार का कोई संबंध पाया जाता है तो निश्चित तौर से दोनों का जो संबंध है वो मूल्य उस अध्ययन को प्रभावित करेगा। और जब वो मूल्य उस अध्ययन को प्रभावित करेगा तो ऐसी स्थिति में उस अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होगा वो निष्कर्ष जो होगा उसको अपन पूर्ण नहीं मान सकते। तो इसलिए इसको मूल्य मुक्त अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता हो जाएगी। और परंपरागत दृष्टिकोण है इसके अंदर मूल्यों पे बल हो जाएगा, मूल्यों पर बल, ये किसका हो जाएगा, ये परंपरागत दृष्टिकोण का हो जाएगा। इसके अलावा अपन जब चर्चा करते हैं तो यहां इसका अध्ययन जो था वो व्यापक था, व्यापक अध्ययन। जबकि यहां अपन लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे संकीर्ण अध्ययन, संकीर्ण अध्ययन। व्यापक अध्ययन के अंदर मैंने बताया था संपूर्ण राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है, संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन पर भी बल देता है। इसके साथ अपन ये भी जोड़ सकते हैं कि ये यूरोपीय राष्ट्रों का अध्ययन पे बल देता है, इसलिए इसको संकीर्ण कहा गया है। ये है व्यापक, अर्थात यूरोप के साथ साथ गैर यूरोपीय जो राष्ट्र हैं उनके अध्ययन को भी अपने अध्ययन में शामिल करता है, इसलिए इसका अध्ययन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। यहां अपन इसकी अध्ययन की पद्धति देखते हैं तो बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति है इसकी वो है वैज्ञानिक पद्धति। साथ में एक और थी इसकी अनुभव, अनुभव मूलक पद्धति, ये इसकी अध्ययन की पद्धति थी। इधर जब अपन इसके अध्ययन में पद्धतियों को शामिल करते हैं तो अपन यहां पे देखते हैं साहब ऐतिहासिक, कानूनी, वर्णात्मक, तो इस प्रकार की पद्धतियों पर इस पे बल दिया गया था। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन अर्थात समाज विज्ञानों के मध्य तुलना, राजनीतिक संस्थाओं के मध्य तुलना, इस चीज को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा यथार्थवादी, यथार्थवादी अध्ययन अर्थात राजनीतिक विज्ञान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ करके अध्ययन पे बल दिया गया। जबकि अपन यहां परंपरागत में लिखेंगे तो अपन यहां लिख सकते हैं अतुलनात्मक अध्ययन, अतुलनात्मक अध्ययन। वहां पे अपन लिखा यथार्थवादी, यहां अपन लिख सकते हैं कल्पनावादी, कल्पनावादी अध्ययन पर बल। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अपन इनका अंतर करते हैं, ये चीजें रटने वाली नहीं है, इन चीजों को समझने का प्रयास करना है कि बेसिकली जो अंतर है दोनों के मध्य वो किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। और एक बार आपने पूर्ण जिज्ञासा के साथ, पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अगर इन चीजों को समझने का प्रयास किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी इन चीजों को नहीं भूलेंगे साहब।
क्योंकि यहां अंतर एक का नहीं है, यहां विशेषताएं एक की नहीं है। आप एक को याद करते हैं, साथ में दूसरे का बेस भी अपने माइंड में साथ साथ चलाते रहे कि जब ये मूल्यों पे बल देता है तो आधुनिक दृष्टिकोण तथ्यों पे बल देता है, ये मूल्यों पे देता है, मानव का विशेष मानवीय पक्ष है, उसका राजनीतिक जो आयाम है उस पे बल देता है। इसके साथ ये तथ्य पे बल इसलिए देता है कि यहां ये राजनीतिक विज्ञान को क्या करता है, विज्ञान बनाना चाहता है। ये कहता है राजनीतिक विज्ञान को ये प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान बनाने का जो प्रयास करेगा तो निश्चित तौर से उसमें निश्चित सिद्धांत जो हैं वो कार्य करेंगे। तो निश्चित सिद्धांतों का निर्माण जब किया जाएगा, उनकी खोज की जाएगी, उनकी प्राप्ति की जाएगी, तो उनका जो आधार रहेगा वो आधार तथ्य रहेगा। ये किसी भी घटना के घटित होने के पीछे उसका मूल तथ्य क्या है, वो घटना क्यों घटित हुई, किस कारण से व्यक्ति ने इस प्रकार का व्यवहार किया था, तो उसी तथ्य को पकड़ने का प्रयास यहाँ पे किया गया। ये केवल तथ्यों की खोज करता है, आंकड़ों की खोज करता है, उसी चीज पे बल देता है। इसके अलावा व्यापक अध्ययन, तो व्यापक अध्ययन अपन ने बता दिया कि यूरोप के साथ साथ गैर यूरोपीय राष्ट्र, यहाँ केवल यूरोपीय राष्ट्रों पे बल दिया गया, इसलिए इसको संकीर्ण अध्ययन कहा जाता है। तो इस प्रकार की विशेषताएं बनती है। मैं बोर्ड पे आपको करवा देता हूं, दोनों के मध्य जो बेसिक जो अंतर है वो अंतर मैं आपको बोर्ड पे करवा देता हूं। आप साथ साथ इसको लिखते रहें, यही अंतर जो है यही इनकी विशेषताएं रहेंगी। अब देखिए, अपन बोर्ड के दो पार्ट कर लेते हैं साहब। एक तरफ अपन लिखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरे हिस्से में अपन लिखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। अब अपने को करना क्या है, दोनों के मध्य अंतर करना है कि दोनों के मध्य किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। इसी चीज पे अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है। और अंतर आप किस प्रकार से करेंगे, अब तक आपने पिछली कक्षाओं के अंदर परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जो अध्ययन किया है, या आप यूं कहेंगे जूनियर सीनियर के अंदर आपने इस दोनों दृष्टिकोण के बारे में जो अध्ययन किया है, उन्हीं अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आप अपने मस्तिष्क में उन चीजों की खोज करना प्रारंभ करें कि अपन ने इनके बारे में पहले क्या पढ़ा था। तो जैसे मैं यहां बोर्ड पे परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में लिखता हूं, इसको अपन ने जब चार्ट बनाया था इसका प्रारंभिक वीडियो में, तो मैंने सबसे पहले लिखा था इसको आदर्शवादी, कल्पनावादी या दार्शनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो अपन लिखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो मूल विशेषता है एक, वो हो जाएगा साहब आदर्शवादी, आदर्शवादी। अर्थात दूसरा नाम भी लिख देते हैं कल्पनावादी। अब मैंने केवल और केवल एक विशेषता लिखी है बोर्ड पे, और वो विशेषता किसकी है, परंपरागत दृष्टिकोण की। अब इसी प्रकार से दोनों की विशेषताएं चलती रहेंगी और दोनों के मध्य जो अंतर है वो अपन आसानी से कर सकते हैं। अब इसको आदर्शवादी, आपको ध्यान क्या देना है यहां पे, इसको आदर्शवादी या कल्पनावादी दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है। अर्थात अब अपना उत्तर यहां निकल कर गएगा कि राजनीति विज्ञान के अंदर इस दृष्टिकोण में जिस अध्ययन पे बल दिया गया था उस अध्ययन का वास्तविकता के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार के आदर्शवादी विचार प्रस्तुत किए गए जिनका यथार्थ के साथ कोई संबंध नहीं था, कोई सरोकार नहीं था, महज कल्पनाएं की गई थी। जैसे राज्य ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए, लोगों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है कि जिस प्रकार की अपन कल्पना करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार या उसी प्रकार की व्यवस्थाएं हमें यथार्थ में भी देखने को मिले। तो यहां जो बल है ये एक काल्पनिक चीजों पे ज्यादा बल दिया गया था। तो मैंने एक उदाहरण भी दिया था, प्लेटो का आपको उदाहरण भी दिया था कि प्लेटो एक दार्शनिक शासक की कल्पना करता है, एक आदर्शवाद राज्य की चर्चा करता है, तो उसमें उसकी बागडोर है तो एक दार्शनिक शासक को सौंपता है और वो दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास भी करता है, लेकिन वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। और अंत में खुद प्लेटो आदर्शवादी विचारक था, उसने खुद स्वयं इस चीज को स्वीकार किया था कि व्यवहार में दार्शनिक शासक
का निर्माण करना संभव नहीं है। और उसने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे एक लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक में उसने विधि पर आधारित राज्य अर्थात विधि पर आधारित शासन व्यवस्था पे बल दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां केवल और केवल जो मुख्य बात है वो है चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी आपको केवल ये मान करके चलना है जहां चाहिए शब्द पे बल दिया जा रहा है वो काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा होना चाहिए। राज्य, क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, संविधान, लोगों का राजनीतिक पक्ष, इसी प्रकार की राजनीतिक दल, चुनाव, हर चीजों की अपन चर्चा करते हैं तो उसमें एक कल्पना की जाए ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। कई बार अपन प्रशासन व्यवस्था को भी कोसते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा हो ये सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो यहां इसकी पहली विशेषता हो गई ये आदर्शवादी है, अर्थात इसका दूसरा नाम कल्पनावादी भी है। अर्थात राजनीति विज्ञान में ये केवल चाहिए शब्द पे बल देता है, ऐसा होना चाहिए। यथार्थ के साथ इसका कोई संबंध नहीं, कोई लिंक नहीं दिखाई देता है। तो पहली विशेषता बन गई, किसकी बन गई है? परंपरागत की। अब आप खुद देखिए कि परंपरागत के अपोजिट अपन दूसरा जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो है आधुनिक दृष्टिकोण। ये जब कल्पना की बात करता है तो ये किसकी बात करेगा? ये आदर्शवादी बात करता है तो ये क्या करेगा? ये राजनीति विज्ञान को पुनः यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास करेगा, अर्थात उस चीज पे बल देगा जो वर्तमान समय के साथ जो घटित हो रहा है समाज में, उनके अध्ययन पे बल देगा। तो अपन ये कह सकते हैं यथार्थवादी, इसको क्या नाम दिया जाता है? यथार्थवादी या व्यवहारवादी, ये इसके नाम हो गए सर। ये यथार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। मैं वर्तमान समय में अपना जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं ये मेरी वर्तमान परिस्थितियां मुझे प्रभावित करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये यथार्थ के साथ जुड़ करके कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसका लिंक जो है वो वर्तमान परिस्थितियों के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। तो पहली विशेषता यहां पे बन गई, ये आदर्शवादी है, कल्पना की बात करता है, राजनीति विज्ञान को कल्पना की ऊंचाइयों पे ले गया जिसका यथार्थ में कोई सरोकार नहीं है, जबकि ये यथार्थवादी अध्ययन पे बल देता है कि जो है उसी का अध्ययन किया जाए। यानी अपने को दिखावा नहीं करना है, अपने को जो है वही प्रेजेंट करना है, उसी का अध्ययन करना है। तो यह है यथार्थवादी। समझ गए मेरी बात को? दूसरा इसमें आप लिख लीजिए। अब आपको दूसरा, जब आप दोनों का अध्ययन आपने किया था उस समय आपने ये देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण है वो व्यक्ति के मूल्यों पे बल देता है साहब, क्योंकि आदर्शवादी अध्ययन होगा, आदर्शवादी अध्ययन दार्शनिक अध्ययन में मूल्य नैतिकता पर विशेष बल दिया जाएगा। तो यहां मूल्यों पे बल, अब ये मूल्य पे बल देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को क्या कर रहा है? प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान बनाने का प्रयास कर रहा है। वो भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उसको विज्ञान की श्रेणी में खड़ा करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब विज्ञान बनाया जाए तो विज्ञान का जो कार्य है उसके अंदर जो भी सिद्धांत हैं, ये सिद्धांतों का निर्माण किसके आधार पे होगा? वो हमारे सामने होगा तथ्यों पर बल, तथ्यों पर बल। कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे उसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारण की खोज करना, ये किसका कार्य है? आधुनिक दृष्टिकोण का। तो यहां समझ गए कि ये मूल्यों पे बल देता है, ये तथ्यों पे बल देता है। तथ्यों पे बल क्यों देता है? क्योंकि ये राजनीति विज्ञान में निश्चित सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान बनाना चाहता है, तो इसलिए ये तथ्यों पे बल देता है। तीसरा अंतर अपन इनके मध्य करते हैं, तो तीसरे अंतर में अपन देखते हैं इसका अध्ययन था संकीर्ण अध्ययन। संकीर्ण अध्ययन, अब संकीर्ण अध्ययन के अंदर आप रख सकते हो ये किसका अध्ययन कर रहा था उस समय? राज्य, सरकार और व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष की। यानी कि ये अपने अध्ययन में राज्य का, सरकार का और व्यक्ति के राजनीतिक आयाम तक ही अपने अध्ययन को क्या करता है? सीमित करता है सब। तो जब अध्ययन का दायरा बिल्कुल सीमित है
तो निश्चित तौर से उसको अपन एक विषय के तौर पे जब देखते हैं तो अपन वहां कह सकते हैं कि इसका अध्ययन बिल्कुल संकीर्ण है। जबकि अपन इसके अध्ययन की चर्चा करते हैं तो यहां अपन लिखेंगे व्यापक अध्ययन पर बल। व्यापक अध्ययन में अपने देखा था यह राजनीति विज्ञान में प्रक्रियात्मक पक्ष पर विशेष बल देता है। और प्रक्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है कि यहां मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव का संपूर्ण जो पक्ष है उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ये जो पक्ष है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मानव के संपूर्ण प्रक्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करता है, संपूर्ण राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है। ये केवल राज्य या सरकार तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखता है, ये राज्य और सरकार को जो अन्य संस्थाएं प्रभावित करती हैं उस अध्ययन को भी अपने अध्ययन में शामिल करता है कि वो संस्थाएं इसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसी प्रकार निर्णय निर्माण, ये निर्णय का निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसका समाज अर्थात आम जनता में उसका क्या प्रभाव होता है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं उसके संदर्भ में रहती हैं। और बेसिकली एक जो मेन स्ट्रक्चर था इसका वो था शक्ति, अर्थात शासन करने की शक्ति जो है वो किसके पास निहित रहती है, वो किस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो यहाँ राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान भी माना जाता है। तो इसलिए इसका अध्ययन जो हो जाएगा वो व्यापक हो जाएगा। तो व्यापक में अपन लिख सकते हैं संपूर्ण मानवीय क्रियाएं, इसके अलावा अपन देख सकते हैं संपूर्ण राजव्यवस्था, संपूर्ण राजव्यवस्था, इसके अलावा अपन देख सकते हैं निर्णय निर्माण। ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसके अध्ययन को क्या कर देती हैं, व्यापक कर देती है। तो यहां पे ऑटोमेटिक अपन इस चीज को देख सकते हैं कि संकीर्ण, सीमित, व्यापक, विस्तृत। सीमित राज्य और सरकार, केवल व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष। व्यापक राज्य सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक संस्थाएं या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से राज्य सरकार जैसी संस्थाएं हैं उनको प्रभावित कर दी है, उनका अध्ययन भी ये करता है। इसके अलावा अपन इसके अध्ययन की पद्धतियों की चर्चा करते हैं। तो यहां ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति थी, वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति थी, कानूनी अध्ययन पद्धति थी। और यहां जब हम अध्ययन की पद्धति की चर्चा करते हैं तो अपना मूल उद्देश्य है ये दृष्टिकोण जो है राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में लाना चाहता है और जिसके लिए तथ्यों की खोज पे बल देता है। और तथ्य का जो आंकड़ा रहेगा वो किसके आधार पे, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के आधार पे, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति पे विशेष बल दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य कि आप जब इनका अंतर करते हो तो आप आसानी के साथ इन चीजों को समझ सकते हो। इसके साथ अपन यहां देख सकते हैं औपचारिक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन, और यहां पे आ जाएगा अनौपचारिक अध्ययन। यह भी मैंने बता दिया आपको। औपचारिक का मतलब होता है कि केवल और केवल संस्थाओं का अध्ययन करना, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना। अनौपचारिक का तात्पर्य उन राजनीतिक संस्थाओं को जो अन्य संस्थाएं प्रभावित करती हैं उनका भी अध्ययन करना कि राजनीतिक संस्था अन्य संस्थाओं से किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो उसको भी अपने अध्ययन में शामिल करना। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि ये यहां इसका एक और बना देता हूं मैं। आप यहां देख सकते हैं 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, 6 पे अपन लिख सकते हैं अतुलनात्मक अध्ययन, अतुलनात्मक अध्ययन, यानी किसी के साथ इसकी कोई तुलना नहीं की गई, केवल और केवल विचार व्यक्त किए गए। विचार किस आधार पर रखे गए, किन विचारों के साथ उनकी तुलना हुई, इन पे कोई बल नहीं था, इसलिए इसको अतुलनात्मक अध्ययन माना जाता है। और यहां आता है तुलनात्मक, यानी जो अध्ययन हुआ था उस अध्ययन को अन्य राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में रख करके देखा गया, उनकी तुलना की गई कि ये किस प्रकार से अन्य संस्थाओं से भिन्न है और किस प्रकार से भिन्नता के आधार पर इस प्रकार के कार्य करती है। तो इस चीज को यहाँ पे विशेष बल दिया गया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है
कि आप जब परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं तो बेसिकली इस प्रकार से अगर आप इनके टुकड़े कर करके इनको समझने का प्रयास करेंगे तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, और जब भी आपको अवसर मिलेगा तो आप आसानी के साथ इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं साहब। और जब आप इनको रटेंगे केवल, तो आपको जब भी अवसर मिलेगा तो आप कभी भी इनको व्यक्त नहीं कर सकते अपने शब्दों के माध्यम से। और जब तक व्यक्ति के अंदर या विद्यार्थी के अंदर अपन यूं कहें कि व्यक्त करने का जो कौशल है वो डेवलप नहीं होता है, तब तक वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी नहीं कर सकता है। तो विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जितना कुछ भी अध्ययन वो कर रहा है, चाहे वो भले ही कम पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम पढ़े, लेकिन जो कुछ पढ़े उसको पूर्ण तैयारी के साथ उसे अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे, ताकि जब भी अवसर है वो अपने उस पूर्व ज्ञान को व्यक्त भी कर सकता है। और जब धीरे धीरे वो अपने ज्ञान को व्यक्त करता है तो निश्चित तौर से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उसकी अध्ययन अर्थात विषय के प्रति उसकी जो रुचि है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो रुचि बढ़ाने के लिए अपने को अपने अध्ययन को इसी प्रकार से अगर तोड़ना होगा और तोड़ करके अपने अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से हम उसमें अच्छे अंक भी लाएंगे और उसके साथ साथ अपन अच्छी तैयारी के साथ अगली कक्षाओं में प्रवेश भी करेंगे। और जब अगली कक्षाओं के अंदर हमारी पूर्व कक्षाओं के बारे में जो कुछ भी सामान्य जानकारी आएगी तो हम निश्चित तौर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अध्ययन करते हैं उस अध्ययन में अपनी पकड़ बनाएं और अपने आत्मविश्वास को निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आगे आने वाले समय की जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को आप अच्छी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। कभी भी किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगले क्लास के अंदर अपन पुनः मिलेंगे, उसमें अपन इसी यूनिट का अगला पार्ट जो होगा व्यवहारवाद, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।